आपको वॉइस आ रही है क्या? हम्म। ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए फटाफट से। आज की सेशन शुरू करते हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और मुझे ये लगता है कि जैसे कि कल से नया बैच शुरू हुआ है, उसके बाद आप बिजी हो गए हैं। और बिजी रहना कितना अच्छा लगता है। लिटरली बोल रहा हूं, जब आपके पास समय नहीं होगा ना, तब आपको कुछ लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। यही जीवन का उसूल है। अगर आप फ्री रहेंगे ना, तो आपको लगेगा यार तैयारी चल रही है नहीं चल रही है पता नहीं। लेकिन आपकी अब तैयारी एक कंठस्थ तैयारी चल रही है, जहां आप पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं पहले, देन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं शाम को, देन सो रहे हैं मस्ती से, यार पूरा दिन थक गया। ये थकावट 6 महीने चला लो, बस सिलेक्शन ले लोगे आप लोग। हाँ, लिटरली बोल रहा हूं मैं। आप विश्वास करो कि आप अब एक एक धागे में पिरोए जा चुके हो। वो धागा सिलेक्शन तक ही जाता है। आपको बस लगातार उसी धागे पे काम करना है। और सुनो, एक बात ध्यान रखना। मतलब दिन का है ना, जैसे मतलब आप एक वीक में जो पढ़ रहे हो, एक वीक में ही खत्म करना है चीज। जैसे कि ये नहीं है कि आपने कभी कोई चीज छोड़ दी, रिवीजन करने से छोड़ दी, नहीं। रात जब आपके जैसे अभी सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है ना, आपको छुट्टी मिलेगी सैटरडे संडे। सैटरडे संडे जो भी ड्यूटी पर जाते हैं, या फिर जो भी आप नहीं टाइम निकाल पा रहे हो किसी कारणवश, कोई भी काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अलग अलग काम भी करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे जो आपको मिलता है, उसमें आप अपना टाइम बचाकर, उन क्लासेस का टाइम बचाकर रिवीजन जरूर करना। ठीक है। हाँ, तो अच्छा है। और बढ़िया पढ़ो यार, टेंशन मत लो। हाउ एवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, जितनी भी हो जिंदगी कठिन दिख रही हो, मतलब जितनी भी जिंदगी कठिन दिख रही हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड इट। आप इस कठिन परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो अभी आपको लग रहा होगा बड़ी कठिन लाइफ है, लेकिन लाइफ यही है। चलिए, आइए। आज हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, लेकिन हम कौन से क्वेश्चन पर थे? हाँ, चलिए। कौन से क्वेश्चन पर थे? ये फाउंडेशन है भाई। हम्म। हाँ, रविश कर सकते हो। यार पता है, रात से लाइट ही नहीं आ रही है, अभी ये इन्वर्टर से चल रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है साला। कौन से क्वेश्चन पर थे हम लोग? 141, 141। आइए, क्वेश्चन को करिए। पहले इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं, फिर आज इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं और फिर होमवर्क दे देते हैं आज आपको बहुत सारा। करिए भैया, 141 से। कैसे करोगे, कौन सा तरीका लगाओगे? एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 12% ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से, और शेष को 20% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये बताइए आप। 40% 12% की दर से, शेष के 50% को, यानी कि 60 का 30, 50% 30 हो गया, उसको 10% की दर से, और शेष बचा कितना खुद, 30 बचा 20% की दर से। तो जेएसएम जब हम लगाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं भैया इनको रेशो में बदल दो। अब यहां से आप रेट का जेएसएम लगाने के लिए 10 आप बेस मान लो, दो ज्यादा जा रहा है 8, यहां से कुछ नहीं आएगा, 10 तिया 30, चार तीन तिया 3 और 3 6 और 4 10, तो ये हो गया सब 13.8। क्या बात है। और ये आपकी वेटेड एवरेज लगा लोगे तो भी रेट सेम आएगी, और वैसे कर लोगे जेएसएम से तो भी रेट सेम आएगी। और ये चीज आप सीख चुके हैं। अच्छी बात पता है क्या है, कि अब आपको कोई हल्के में लगेगा सब, क्योंकि आप परसेंटेज जब पढ़े थे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी समझा दिए गए थे। बस चेंज हुई है, तो भाषा चेंज हुई है, लैंग्वेज बदली है, बस। बस यही होता है यार। आइए अगला करिए। पढ़ पढ़ के करिए, गलती तो करोगे, और गलती से मत डरा करो, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो सीखने को कई चांस यहीं से होते हैं।
रवि ने 14,400 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से एक सावधि खाते में जमा करा दिए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने किया सर जी एक बार क्वेश्चन समझ में आया ना तो क्वेश्चन यूं बन जाता है। हाँ, क्वेश्चन ही तो समझने की देर है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब आराम आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। आप मुझे एक बात बताओ कि ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष, बात समझ रहे हो क्या? यानी कि ऐसा लिखा हुआ है कि 14,400 रुपए आपका 14,400 रुपए आपका कोई धन है और 10% की आपकी रेट है। सावधि खाते में जमा कराए, ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष में मूलधन में मिला दिया जाता है, हर दूसरे वर्ष में। तो ब्याज से हुई आय कितनी है? 20% ही तो होगी 2 साल की, क्योंकि साधारण ब्याज तो बराबर ही रहता है। अब 2 साल की आय 20% है तो कितना हो गया? 2880 रुपए हो गया। और इस 2880 रुपए को कहां मिला रहे हो आप? प्रिंसिपल में मिला रहे हो। 14,400 08 8 4 12 7 17,280। अब ये 2 साल के बाद में आपका मूलधन हो गया नया। और चौथे साल में क्या होगा? फिर चौथे साल में वही वाली बात हो जाएगी। हर दूसरे साल का है ना, मिलाते हो तो चौथे साल मिलने वाला ब्याज क्या होगा? तो 17,280 ये हो गया दूसरे साल, तीसरे साल की शुरुआत में। ठीक है, हाँ। हर दूसरे वर्ष में मूलधन में मिला दिया जाता है। दूसरे वर्ष में मूलधन में मिलाया, इसका एक ब्याज निकल कर आया 1728। तो चौथे साल का मिलने वाला ब्याज क्या होगा? इंटरेस्ट ऑफ 4th ईयर विल बी। अब मेरे से एक प्रश्न है आप लोगों का कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इन द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर, अगर आप यहां पूछ रहे हैं कि चौथे साल की शुरुआत में, अब चौथे साल की अगर स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं तो आपका आंसर यही सही है, चौथे साल की शुरुआत में। क्योंकि तीसरे साल का जो ब्याज होगा वही चौथे साल की शुरुआत में भी ब्याज होगा। और अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों को ये देखना है, भाई आगे देखना है कि चौथे साल में ही निकालना है, लास्ट में निकालना है, तो क्या होगा? तो आंसर अलग आएगा। हालांकि ये जुड़ेगा सही इसमें, फिर उसका 10% निकलेगा ब्याज। और वैसे भी आप टेंशन मत लो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ब्याज अभी तो नहीं जुड़ेगा ना, तो चौथे साल का जो जवाब होगा वो भी 1728 ही होगा। क्यों होगा? उसके पीछे रीजन बता देता हूं मैं आप लोगों को दोबारा से। क्योंकि यहां प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में एक नया प्रिंसिपल ये बन गया, ये 2 साल के बाद बना है। अब अगला जो प्रिंसिपल चेंज होगा वो 4 साल के बाद होगा। ये नया प्रिंसिपल ये है। तो अब चौथे साल का ब्याज अगर अलग से देखोगे तो 10% ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है सर 4th ईयर एंड में हो अलग होगा? नहीं नहीं नहीं, आपकी लैंग्वेज का हिसाब है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि साधारण ब्याज में ऐसा कोई टेंशन होता नहीं है। और आप ये कह रहे हैं सर आप डायरेक्टली 17,280 का 10% ही क्यों निकाल रहे हो? तो मैं ये कहता हूं ये नया प्रिंसिपल 2 साल के बाद बना है। अब अगले साल तीसरा साल है तो भी प्रिंसिपल वही रहेगा और चौथे साल के लिए भी प्रिंसिपल वही रहेगा। ब्याज थोड़ी जुड़ेगा उनमें, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है ना भाई मेरे। हाँ, अब अगला जब प्रिंसिपल चेंज होगा वो कब होगा? 4 साल के बाद 5वें साल में होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूं कि मेरे को तो केवल और केवल ये बता दो 5th ईयर का ब्याज कितना है, तो आपका आंसर होगा 17,280 में 1728 और 1728 2 बार जोड़ दो, क्योंकि 2 साल का ब्याज तो जुड़ ही जाएगा ना, 4 साल का हो गया। तो 8 और 8 16, 9 और 4 13, 10 और 7 17, 8 9 10, ये हो गया सर 20,736। और आपका जो केवल ब्याज पूछ रहा हूं ना 5वें साल का ब्याज, तो आंसर हो जाएगा 20,73.6।
कि 5वें साल का ब्याज? सर आप तो 2 ईयर का ही 1728 लिए हैं। अरे 2 ईयर का नहीं लिए भाई मेरे, 2 ईयर का तो 2880 है, जो शुरू के 2 साल का था ना वो इसमें जुड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे साल के बाद प्रिंसिपल नया निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है ना कि ब्याज से हुई आय को हर दूसरे साल मूलधन में मिला दिया जाता है। आप प्रश्न नहीं पढ़ोगे ना तो आप वैसी गच्चा खा जाओगे यार, वही तो बात है। अब जिनके समझ में आ गया उनको एक बार में ही आ गया, अब जिनके नहीं आया वो गोल गोल जलेबी बना रहे हैं दमादम। चलिए अगला। सर 1 साल का 10%, 3 साल का 30%, 4 साल का ईयर का 1872 होगा ना? अनामिका ऐसे नहीं होता है। अब जैसे मान लो, आप समझो मेरी बात, जैसे मैं बोलूं भाई 1 साल का ब्याज कितना है, मैं टोटल 4 साल का नहीं पूछ रहा हूं, मैं चौथे साल का पूछ रहा हूं, है ना? दोनों में फर्क आपको समझ में आता है अनामिका? आपसे बोला चौथे वर्ष का। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यार, देखो क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप खुद कंफ्यूज रहते हो, वरना होती नहीं है कंफ्यूजन। आपसे क्या पूछा गया? 4 साल का ब्याज बताओ और चौथे साल का ब्याज बताओ, फर्क है दोनों में? अरे दोनों में फर्क है, बोलो अनामिका। अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 साल का ब्याज बताओ और चौथे साल का बताओ, तो दोनों में फर्क है? आप कहोगे यस सर बिल्कुल फर्क है। तो यहां क्या पूछा गया है? चौथे वर्ष का पूछा गया है ना? अब खुद कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है बच्चे का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, देखिए कौन करेगा। ये वही कंसेप्ट है अपने वाला। किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 10 वर्षों के बाद 1000 रुपए हो जाएगा। 10 वर्षों के बाद 1000 रुपए साधारण ब्याज है, यानी कि 1 साल का 100 रुपया है। अगर मूलधन को 6 साल बाद दुगना कर दिया जाए, तो मैं छह कहूंगा भाई 6 साल तक तो 600 हो गया, उसके बाद हर महीने का 100 रुपए ब्याज है, हर साल का 100 रुपए ब्याज है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? वैसे 400 होता, अब 800 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1400। अब आप ये नहीं कह सकते आपको नहीं आता है, आप गलती भले ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं आता है, आएगा क्यों नहीं आएगा? अरे 1 साल का वैलिडिटी है पूनम। चलिए अगला करिए। अब जो कांट बी डिटरमाइंड कह रहे हैं ना, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, रियल बात यही है। तो जाकर कॉन्सेप्ट पढ़िए और होशियार बनिए। किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 10 साल बाद 600 रुपए हो जाएगा। अगर मूलधन को 5 साल बाद 3 गुना कर दिया जाए, तो 10 साल बाद कितना ब्याज होगा? तो 1 साल का ब्याज है 60 रुपया, और 5 साल तक तो यही रखा, तो 300 रुपए तो यहां से बन गए। अब अगले 5 साल बाद 3 गुना कर दिया, तो 1 साल का 180 हो जाएगा, तो अगले 5 साल का ये हो जाएगा। क्या बात है यार, प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, मामला सेट हो गया, ब्याज भी 3 गुना हो गया। तो 300 और 900, 1200 आंसर आ रहा है। तो जिसका भी आंसर 1200 है वो मस्त सही है। सोच पा रहे हो ना? बहुत अच्छा कर रहे हो यार। अगला करिए, अगला करिए, आराम से करिए। देखो हर प्रश्न अच्छा है, और आज से पहले आपने इतना डीपली कभी नहीं पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट।
अगर 3,000 को 5% की दर से निवेश किया जाता है और 10 वर्ष बाद उसके मूलधन में जोड़ दिया जाता है, 10 वर्ष बाद, तो कितने वर्ष बाद इनकी रकम इतने रुपए हो जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन है यार। अब 3,000 रुपए को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है और 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, 1,500 रुपए आ रहा है। अब नया ब्याज बन गया, नया मूलधन बन गया 4,500 रुपया, ये नया है 10 वर्ष बाद। एक्चुअल में आपका हिसाब किताब क्या बैठ रहा है कि भैया 3,000 से 4,500 और 4,500 से कितना ब्याज निकल कर आ रहा है? 5, 2, 1 और 1, 1,125। अब आप मुझे बताओ 1,125 रुपए ब्याज हो रहा है 4,500 पर, इस 5% की दर पे कितने समय में हो रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, पनाम 45 और 5 चौके 20, 5 25 और P बराबर आ गया 5 साल। तो कुल मिलाकर कितने साल में ये रकम हो गई होगी? 15 साल में। 10 साल पहले, 5 साल और 15 साल। मजा आ रहा है? अब बच्चा कह रहा है, चंचल कह रही सर 4,500 कैसे आया? अब चंचल मैं फिर से वही बात बोलूंगा, मैं तुमसे फिर बोलूंगा कि डियर क्वेश्चन पढ़ लो, तो मैं क्यों आपसे ये उम्मीद नहीं रख सकता कि आप अपने दिमाग का भी यूज कर लोगे? बुरा मत मानना, देखो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप गलती समझने में नहीं कर रहे हो, आप गलती समझने में नहीं कर रहे हो भाई, आप गलती कर रहे हो क्वेश्चन को पढ़ने में, और जो कि बेसिक गलती है, उसके लिए आपको कोई नहीं बचा सकता उस गलती से। आप अगर प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि बच्चों के साथ यही घटना घटित होती है कई बार, वो सोचता रहता है कि यार उसको थ्योरी नहीं आ रही समझ में, उसको लगता है कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ता है। अब आप देखो 3,000 रुपए 5% की दर से निवेश किया, 10 साल के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अब बोल रहा है कि 10 साल बाद जोड़ दिया जाता है, अब 10 साल का ब्याज निकाला, मूलधन में जोड़ दिया, लेकिन ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे की बात करें, समझदार बच्चे की बात करें, बट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप बहुत डीपली बता रहा हूं मैं आपको, ये हर चीज का वाकिफ करा रहा हूं चीजों से, बुरा मत मानना इस बात पे कि यार आपने क्या बोल दिया हमसे, ठीक है? तो आप समझ में आ गई ना बात? तो अब इस जो 4,500 पर अब जो बाकी का ब्याज है वो कितना है? इतनी रकम हो जानी चाहिए 4,500 से। तो 1,125 रुपए ब्याज कब निकल के आ सकता है? अगर 4,500 प्रिंसिपल हो, 5 साल में निकल के आ सकता है, तो टोटल 15 साल में ऐसा धन हो गया, ठीक है? हाँ, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट फिर से करिए, नेक्स्ट फिर से पढ़िए। आशीष कह रहा है सर क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता है। तुम बता रहे हो, बताओ। यही तो प्रॉब्लम है ना, जब आदमी सीखना नहीं चाहता तो उसे सिखाने वाला भी बेवकूफ है। चलिए आइए, साधारण ब्याज की दर पर निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है ये है। 2 साल के बाद इसी दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ये है। कहानी मैं बहुत सिंपल बना देता हूं कि भैया मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बार बार बोल रहे हो आप, और 2 साल बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बोल रहे हो आप, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सेम रहती है हमेशा? तो आपको ये बताया गया है सर प्रिंसिपल को तो सेम कर दो, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मैंने कहा भाई बात तो ठीक है, बात तो उचित है। तो यहां से निकल कर आया कि प्रिंसिपल तो 20 अनुपात है, रेशो में है, लेकिन जो अमाउंट था आपका पहले 25 था और अब यहां पर 28 हो गया, यानी कि 2 साल में आपका जो ब्याज आया है वो 3 रेशो आया है। तो ब्याज की दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज 3/2, किस पर? प्रिंसिपल पर, यानी कि 20 × 100।
तो 20 2500 और 15/2 7.5% आपका राइट आंसर है। मजा आ रहा हो तो बताओ। नीरज कह रहा है सर यूपी पुलिस के लिए मैथ कौन सी क्लास लूं आपकी। नीरज मेरे को एक बात बता, क्या इस क्लास में तेरे को लेवल कम लग रहा है या तेरे को लग रहा है यार ये तो यूपी पुलिस का नहीं है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि भैया इतना सही पढ़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, कौन सा प्रश्न है? और दिमागी तौर पर अगर आप परेशान है, जैसे कि आपको लगता है कि यार कितना भी पढ़ लूं मैं तो फिर भी यूपी पुलिस का लिखता जाऊंगा, अरे भाई कुछ नहीं आएगा यूपी पुलिस का पेपर, एक बार ढंग से इन चीजों को पढ़ ले। पढ़ना पड़ता है। अगला करिए, आराम से करना है ना, हर क्वेश्चन को पढ़िए। सब कवर हो जाएगा, सब मामला। और जो अभी सभी एग्जाम्स के लिए निकाला ही है बैच, चालू हो चुका है कंबाइंड बैच, उसमें मेंसुरेशन शुरू हो गया, तैयारी पूरी चल रही है भैया। या रवि ने 1800 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 2800 रुपए की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली और संपूर्ण ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान किया। उसके मित्र शिव ने 2500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली। तो ऋण को पूरी तरह चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखो, रवि ने क्या किया है, 1800 रुपए की धनराशि 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 2800 रुपए की धनराशि 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ले ली, अवधि नहीं बताई गई है, और संपूर्ण जो ब्याज के रूप में इतना रुपया भुगतान किया। उसके मित्र शिव ने 2500 रुपए की धनराशि 8% की समान अवधि के लिए उधार ली। ऋण को चुकाने में शिव को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो ठीक है, समय निकालिए वहां से आप। तो मैं ये कह सकता हूं 18 6 की 108, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और टाइम निकलेगा, है ना, टाइम प्लस 28 इंटू 7 140 और 28 168 टाइम बराबर टोटल कितना आ रहा है? 2736। ये ब्याज ब्याज आ रहा है। तो 8 और 8 16 और 7 276 टाइम बराबर 2736। चलिए, अब यहां से जो समय निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है वो देखिए आप। मैं कहता हूं यार 2736 आ रहा है, बिल्कुल क्लोज जा रहा है मामला। कट जाए तो बात है। 2736 276 से यार नहीं जा रहा, कोई गड़बड़ है। 18 छिकी कितना होता है? 8 छिंग 48, ठीक है। और 28 इंटू 7 कितना होता है? 140 और 48 188 होगा भाई। तो सॉरी, 140 और 56 196 होगा, मैं वही कहूँ। गड़बड़ कर दी ना आपने, गड़बड़ कर देते हो आप। 8 और 6 14, 9 और 1 10 304। अभी ठीक लग रहा है मेरे को। अब ये चला गया ना 9 बार, 9 आ गया समय, 9 साल। अब 9 साल समय आ गया तो 2500 रुपए की धनराशि का 8% की दर से 9 72%। तो बस सॉल्व करके जोड़ देना 2500 में, 25 अट्ठे 200 और इंटू 9 दूनी 1800, और 1800 अगर आप इसमें जोड़ोगे 2500 में तो 4300 आंसर आ जाएगा। प्रश्न को ना पढ़ोगे तो कैसे करोगे बताओ आशीष? कर ही नहीं सकते आप जिंदगी में यार। इसलिए कहता हूं कि आप धीरे धीरे चीजों को पढ़िए, समझिए, और फिर कोई भी प्रश्न इस दुनिया का आपके सामने होगा छोटा लगेगा, छोटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए एक बार।
725 रुपए की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर वर्ष की शुरुआत में उधार ली जाती है। 8 महीने बाद इतने रुपए और उधार दी जाती है, लेकिन इस पर ब्याज की दर पिछली दर से दुगनी है और वर्ष के अंत में दोनों ऋणों को साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो मूल वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 725 रुपए की धनराशि ऐसे ऐसे दी जा रही है, आराम आराम से करो, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, 725 रुपए की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर वर्ष की शुरुआत में उधार ले ली। 8 महीने के बाद इतने रुपए की धनराशि और उधार दी जाती है उसको 8 महीने के बाद। तो कहानी बहुत सिंपल है कि 725 रुपए का R% की दर से 8 महीने का तो ब्याज चलता ही रहेगा ना। उसके बाद इतनी धनराशि और ले लिया आपने, लेकिन इस पर ब्याज की दर पिछली दर से दुगनी है। चलो कोई बात नहीं, तो यहां हम ये कह सकते हैं 725 और 362, यानी कि कुल मिलाकर जो धन आ रहा है अपना 7, 8, 10, 1087.5 रुपए पर पैसा ब्याज चलने शुरू हो जाएगा और रेट आपकी पहले की अपेक्षा दुगनी दर है और आपका वर्ष के अंत की बात है तो 4 महीने का समय है। तो इसके दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, सबको आ गया नहीं आ गया बताओ, और ब्याज के रूप में 53.5 रुपया प्राप्त होता है। एक पहली इक्वेशन ऐसी मैंने बनाई। दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं क्या कि 725 रुपए का तो R% की दर नहीं कह सकता यार, क्योंकि दर उसमें 2R दे दी ना यार। चलो यही इक्वेशन बेस्ट है, यही इक्वेशन बेस्ट है। अरे 4/12 होगा भाई। अभी चलो सॉल्व कर लेते हैं, आराम से तसल्ली से करते हैं। देखो जल्दबाजी करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं ये कहता हूं 2 से जब आप गुणा कर दोगे तो ये कितना हिसाब किताब बन रहा है? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2, है ना, 2175। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 7, 7 दूनी 14, है ना, 1 15, 8 दूनी 16 और 1 17, 2175 रुपए बन रहा है। अब 2175 और 25, 2200 और 2800 रुपए, तो 2800 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया। हाँ, जोड़ दिया अपन ने, कॉमन भी क्या ले लिया है बताओ। और ना भी जोड़ो तो ऐसा कर लो, 2 से 2 गुणा कर ही दिया है आपने, खुश रहेंगे हम। अब R/100 और 4/12 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 725 इंटू 2 अभी, ठीक है, और 2175 अभी आई थिंक ओके है। 2175, और अच्छी बात क्या है बताऊं, 2 तो हम पहले ही ले चुके हैं, 4/12 पूरा कॉमन ले लिया और ये 53.5 के बराबर कर दिया। अच्छी बात ये और निकल कर आ रही है यहां से कि भैया ये देखो 1/3 बन गया, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो रहा है सर 1450 और 2175, 3625। कोई गड़बड़ तो नहीं है, बता देना भैया। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन अच्छी है इस क्वेश्चन की। अब कोई कटिंग फटिंग हो रही है तो काट लीजिए, अदरवाइज चलने दीजिए, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक बात आपको लेके जानी है। हाँ, कॉन्सेप्ट यही चलेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी छेड़खानी मत करना, सही तरीके का कॉन्सेप्ट इसी तरह से चलने वाला है।
यार एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है, एक गड़बड़ मेरे को लग रही है इस प्रश्न को पढ़ने में। वो गड़बड़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हो सकता है कि लैंग्वेज फिर से गड़बड़ कर जाए। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 725 रुपए की धनराशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष की शुरुआत में उधार दिया जाता है। 8 महीने के बाद 362.5 धनराशि और उधार दी जाती है। और सही है ना, मतलब ठीक है, और दी जाती है ना, मतलब फिर ठीक है। मैं पता क्या सोच रहा था कि कल अकेली 362.5 ही तो नहीं रह गई। हम्म अरे यार मैं गड़बड़ कर गया, मैं मुझे लग ही रहा था गड़बड़। पता है क्या कर दी मैंने, वही मेरे को शक था, और वो शक मेरे को दिमाग में तो था, तब मैंने आपको कहा दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। पता है ये लैंग्वेज कितनी बारीक लैंग्वेज है, देखिएगा कि 362.5 रुपए की जो धनराशि और उधार दी जाती है ना, लेकिन इस पर ब्याज की दर पिछली दर से दुगनी है। केवल जो ये अमाउंट है ना मेरे दोस्तों, इस पर ही दर दुगनी है। तो जो 725 रुपए है उसकी जो दर है वो आ रही रहेगी, और समय पूरा एक साल लगा दिया मैंने। एक साल क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हैं ये तो पूरा एक साल तक 725 तो रहेगा रहेगा। जो 362.5 जो अलग से आया ना, उसकी दर मैंने देखा कि भाई 2R होगी, और समय 4 महीने के लिए होगा। मेरी बात अगर समझ में आ गई हो और अब आप एग्री कर रहे हो तो मेरे को बताओ। और मेरे को कहीं ना कहीं खटक तो रहा था ये, लेकिन इस खटकने के पीछे चीजें छुपी हुई थी काफी सारी। ये कॉन्सेप्ट है और इसका स्टार बना लो आप, क्योंकि इसमें बहुत बारीक लैंग्वेज है, और फिर अगर प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते हो तो गलती हो जाती है। अब क्वेश्चन आसान बन गया है अपने लिए, और आपको दिख भी रहा होगा कि यार ये तो वैसे भी अब आपका 725 ही आ रहा है, तो ये भी 725 ही हो गया। एक तरीके से 725 R/100 आप कॉमन ले लो, और ये एक सही 1/3 यानी कि 4/3 हो गया। ठीक है बॉस, बराबर 53.5, 53.5 है। और इसको आगे सॉल्व कर लो। 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौके 20, 5 25, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। सॉल्व कर लीजिए। आर बराबर लमसम कितना आ रहा है, 300 को 160 से गुणा करना। अरे शुरू तो शुरू से ही होगा भाई, 10.7 गुणा 300, 3210 बटे 145 बटे 4, 5.53 आ रहा है भाई आंसर। कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेटर से की है, मैंने अभी कैलकुलेटर से की है, क्योंकि नॉर्मली कट नहीं रहा था। मैंने कहा एक बार चेक करते हैं सही तो जा रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। हाँ सही जा रहे हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज बहुत प्यारी है। प्रॉब्लम बस काटने पीटने में आती है, और आती रहेगी, वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करनी, आप खुद एक बार देखिएगा। हाँ चलिए। प्रशांत कह रहा है सर आपका मैथ है ना समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। अब प्रशांत देखो कितने तरह के लोग हैं यहीं पर ही क्लास में। कुछ लोग कह रहे हैं सर बहुत अच्छा मजा आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं आ रहा है। अब किसकी माने बताओ। हाँ सर 8 मंथ कहाँ गया सर, 8 मंथ कहाँ गया, 8 मंथ कहीं भी नहीं गया। 8 महीने के बाद ये धनराशि अलग से और लगाई है। तो पहले जो गड़बड़ मैं कर रहा था उस गड़बड़ को सुधारा हमने, कि भैया इसी धनराशि पर ही डबल है रेट। बाकी जो 725 रुपए पहले लगे हुए हैं वो तो हैं ही। तो मैंने कहा भाई 725 रुपए को तो उसी रेट पर एक साल के लिए लगा दूं ना, क्योंकि एक साल तक तो चल ही रहा है। जो अलग से लगाया गया उसके लिए 4 महीने का लगा देता हूं बस। ऐसा समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए। सर 4/3 होगा या 4/12, 4/12 ही तो होगा, क्योंकि ये जो धनराशि है 4 महीने की जो धनराशि है, महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग कर देते हैं, है ना। मजा आ गया। चलिए एक बार करके देखना आप, है ना। चलिए अगला करें।
भाई अच्छे क्वेश्चन में पढ़ना तो पड़ेगा। अब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अब मैं कहूँ यार वो सही है वो सही, तो आदमी की अलग अलग सोच होती है, वो अपने हिसाब से चलता है। देखो कोई टीचर कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसको लगेगा भाई, तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखो इलाज नहीं हो सकता कभी। अरे नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दे भाई प्रशांत, क्या करें, बार बार 50 कमेंट करेगा फिर तेरे आ जाएगा क्या करने से? फिर तो दिमाग सेंटर में ला पहले यार, क्योंकि दिमाग ही सेंटर में नहीं है, प्रॉब्लम यहां आ जाती है और कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझने और समझाने की है ही नहीं, दिमाग सेंटर में लाने की, दिमाग ही सेंटर में नहीं है, समझने की कोशिश कैसे करेगा तू? कमेंट तो बड़े बड़े लिख रहा है। सर कितने सर कितने इतने के बाद 1/3 होता है ना? हाँ 4/12। हाँ आइए, नवीन के 12,000 रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि, नवीन ने 12,000 रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 4 साल के बाद 10% हो जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 12,000 रुपए की धनराशि को 10 साल के लिए ऐसे मामूली तरीके से उधार नहीं दिया, उसने दिया कि ब्याज की राशि पहले 2 साल के लिए 6%, तो क्या मैं कह सकता हूं पहले 2 साल के लिए 12% ब्याज आएगा, उसके अगले 2 साल के लिए 16% ब्याज हो जाएगा, 4 साल हो गया। अब 4 साल के बाद 10% है, तो 4 साल के बाद 6 वर्ष के लिए, 4 साल के बाद है 6 वर्ष के लिए, और 6 वर्ष के लिए हो गया 60%। क्या बात है, क्योंकि 4 साल के बाद जो रेट है वो 10% है। तो 10 साल का कितना हो जाएगा भाई? भाई 4 साल तो 2 साल ये ले लिया, 2 साल ये ले लिया, 4 साल ही तो बचेगा, और उसकी रेट 10%, सॉरी 6 साल ही तो बचेगा, उसकी रेट 10% है तो 60% हो गया। तो कुल मिलाकर ब्याज कितना आ गया आपका? तो आ गया सर 80 और 88%। ये 88% किस पर? 12,000 पर। 12 8 96 वाला आंसर है, तो इकाई अंक 6 वाला एक ही ऑप्शन है। समझने के ऊपर डिपेंड करता है। जब जो आ जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम सब सीख गए, और कुछ अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे एस्टेसी हो जाती है इसी चीज में, है ना? तो आप वो ना करें, अपना दिमाग सेंटर में रखें कि जब कोई क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो आपको समय लगेगा उसमें। आप इतना टेंशन ना लें यार नहीं हो पा रहा है, अरे भाई होगा कैसे नहीं, एक बार 2 बार 3 बार ट्राई करने से सारी चीजें बनती हैं। ट्रेड तो भाई सीबीटी 2 में आता है ना। हाँ सो सीबीटी 2 आएगा तब करवाएंगे ट्रेड की तैयारी, उससे पहले, है ना? पहले पहला तो निकाल ले, और उससे पहले नोटिफिकेशन तो आ जाए। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है और अगले 3 साल के लिए 10% है, 5 साल के बाद की अवधि के लिए 12% है। तो पहले 2 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 10% और 5 साल के बाद 12%। यदि 7 साल के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं, कहानी वही है, 2 साल की बात करेंगे तो 12% आ जाएगा, अगले 3 साल के लिए 30% आ जाएगा, तो 5 साल हो गया। अब 2 साल की बात और है, तो 2 साल की बात है तो 24, क्योंकि 5 साल के बाद 12% रेट लगती है, तो 5 साल के बाद 2 ही साल लेना है, क्योंकि 7 साल की बात कर रहा है ना? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करो, स्लैब बना बना के। तो यहां देखो 6 5 और 1 66% आ रहा है। अब 66% ब्याज के रूप में इतना रुपया मिलता है, अब काटना शुरू करना पड़ेगा, 14,256। अब जो आसान होता है देखो वो कट भी जाएंगे, 11 6 66, 11 एकम 11, बचे 3, 11 दूनी 22, बचे 10, 11 नाम 99, 11 6 66, 6 से फिर काट दो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 नाम 6 चंगा 36। तो ये हो गया सर 216, आंसर आ गया सी। आ जाता है, क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत क्या है? 4 क्वेश्चन आसान करवा दिए जाते हैं तो आप टीचर को बढ़िया मान लेते हो, और 4 क्वेश्चन अच्छे करवा दिए जाते हैं तो टीचर ही खराब हो जाता है तुम्हारे लिए। ऐसी छोटी सी सोच है तुम्हारी।
तो आप लोगों को ये सीखना है कि जो अच्छे करवा रहा है, जैसे बढ़िया का सारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, उसमें मजा आना चाहिए। ओवरऑल आप जज नहीं कर सकते, ओवरऑल आप तभी जज कर पाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस दिन, उस दिन कहेंगे यार मजा कर दिया सर ने। आप प्रश्नों को ढंग से पढ़िए और अच्छे तरह से चीजें बनाइए। मेहनत तो यार देखो ना भी कराएं तो फर्क नहीं पड़ता इन क्वेश्चनों को, बट करा के ही चीजें निकल के आती हैं पेपर से। 24 कैसे लिया? प्रश्न पढ़ पूनम, प्रश्न पढ़ना पड़ेगा पूनम, कई बार बोल चुका हूं, दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तभी आप समझ में आएगा कि 2 साल के लिए 6% है, 3 साल के लिए 10% है। अब 5 साल के बाद कोई भी हो, अब 5 साल के बाद कितनी अवधि है भाई? 5 साल के बाद 7 साल है, तो 2 ही साल के लिए ही तो होगा 12%, 24% पे आ जाओगे। अगला करें भैया। अरे यार बताऊं, जैसे प्रशांत जैसा बच्चा क्या करता है मैं बता रहा हूं। अब वो 10 जगह पढ़ता है, जैसे मान लो मेरे लेक्चर कहीं और भी देख रहा होता है, ये उधर भी देख रहा होता है, तो आदमी पता क्या करता है, अपने कंफर्ट जोन में रहता है। अब उस बेस से उसको मान लो अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, तो यहां आके वो यही कहेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब आप यहां पढ़ रहे हो, आपकी रूटीन बन गया, आपको मजा आ रहा है यहां से पढ़ने में, तो आप कहीं और नहीं पढ़ सकते, अब आपको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो यही समस्या उसके साथ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और ये हम तो समझते हैं ना बच्चे की क्या दिमाग में चलता रहता है। सर 7 ईयर का ना होता तो 60% लेते, फिर वही वाली बात कर रही है अनामिका, जैसा प्रश्न बोले वैसा करो ना। आप प्रश्न को चैलेंज क्यों कर रही हो? प्रश्न कैसे बोल रहे हैं वैसा करना है बस। आइए, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की उस रेट पर लगाता है, 1/2 हिस्सा उस रेट पर लगाता है और शेष हिस्सा इस रेट पर लगाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 1/4 1/2, तो क्या मैं टोटल पूंजी को 4 यूनिट मान लूं, जिसका 1/4 हो जाएगा 1, 1/2 हो जाएगा 2, और बचेगा कितना? 1, यही तो बचेगा। हाँ, अब इसकी जो रेट है वो कितनी आ रही है? 3.5%, तो 1 की आ रही है, 7.5% 1 आ रही है, और शेष हिस्से की 8% आ रही है। बहुत बढ़िया। और टोटल ब्याज की राशि इतनी है, तो 3.5 और 15 और 8 23, और 3 26.5% की जो रेट आ रही है वह इसके बराबर है। 2 2 2 2 6 है कि नहीं? अभी आंसर नहीं आएगा 100% निकालने के बाद ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब 26.5 को आप बराबर करोगे, 2 2 2 6 बटे 26.5 आप करोगे, तो आपका कितना निकल कर आ रहा है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया सर 53/2। कर सकता हूं ना? हाँ क्यों नहीं यार, करो ना खुले। अब आराम से काटना सिखा रहा हूं, टेंशन मत लिया करो आप इन चीजों की कि कटेगा कैसे नहीं सर। अरे कटेगा, 100 बार कटेगा यार, ये क्या। तो 53 × 4 के आसपास पहुंचोगे आप। 4 के आसपास ही क्यों पहुंचे? क्योंकि उसी के पास रहा है 212 के आसपास। बचे कितने अपने पास? 10, और 2 बार चला गया 42, तो 1% बराबर कितना आ गया? 42 दूनी 84। 100% बराबर कितना निकल कर आ गया? 8400। क्या आंसर 100% होगा क्या? नहीं, 100% का मतलब तो सर 1 रेशो होता है, और हमारी जो पूंजी है ना टोटल, वो 4 रेशो है। तो भैया 4 से गुणा करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। अच्छे अच्छे भूल जाते हैं फिर रह जाते हैं पेपर में। सर पुलिस के लिए मैथ की क्लास कौन सा सही रहेगा? अरे भाई ये सबके लिए सही है पहली बात, लेकिन दिमाग से तो सही कर पहले चीजों को यार। मैं ये समझता हूं यार, तुम जैसे स्टूडेंट को 50 बार बता दिया होगा ये बात, लेकिन तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ रही है? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या क्या सोच रहे हो भाई? हाँ, अरे क्या सोच रहे हो मुझे बताओ तो सही। अगर आज नए आए हो आप क्लास में तो ये बोलो सर मैं तो नया आया हूं, तो भैया पुराना बैच देख, मतलब पुरानी क्लासेस से देख, सब बताया हुआ है कि भाई आप दुनिया का कोई एग्जाम दे लो, सारे पेपर इसी क्लास से आएगा और इसी बैच से आएगा, सब बोला हुआ है भाई। लेकिन बार बार तुम एक ही प्रश्न पूछते हो। सर ओ हमारा 8400 आया था, 8400 तो 1 रेशो की वैल्यू है ना, माना तो 4 है तो 4 से गुणा करना जरूरी है। हाँ क्लियर है ना?
तो इसलिए बार बार इन चीजों को ना करो, ज्यादा डिस्कस बेकार की बातें, पढ़ाई पर दिमाग लगाओ, ज्यादा बेटर है। नया जो बैच है वो कंबाइंड बैच है, उसमें सारी सब्जेक्ट हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। हाँ, जो कल से शुरू हुआ है, वो 2 बजे से 3 बजे तक उसकी क्लास होती है, मेरी वाली। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5%, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% और शेष हिस्सा 10%। तो कुल मिलाकर ये 6 हो गया। 1/2 भाग यानी कि 3, 1/3 भाग यानी कि 2 और ये अकेला 1। तो ये हो गया भैया 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक ब्याज की दर से और 10% वार्षिक ब्याज की दर से। कुल ब्याज इतना है 15%, 16% और 10%। यही तो कुल ब्याज हो गया। और ये कुल मिलाकर कितना हो गया भैया? 31 और 10 41%। 41% बराबर 615 है कि नहीं? तीनों निवेशों से प्राप्त कुल, सही है ना? 15 और 16, 1/2 हिस्सा 3, 1/3 हिस्सा 2, बचा हुआ हिस्सा 1। 15, 16 और 10, तीनों हिस्सों की कुल 615 है। कट पिट रहा है क्या? 15 चौके 60, कट रहा है 15 बार। तो भैया 1% बराबर हो गया 15 और 100% बराबर हो गया 1500। लेकिन फिर से सबर कर लेना, हाँ, क्योंकि ये तो 1 रेशो की वैल्यू है, तो 6 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 9000। अगला करिए। श्री जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए इस प्रकार निवेश किया कि 3/7 राशि 7% वार्षिक ब्याज पर, 2/5 राशि 9% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेश हुई। यदि प्राप्त कुल ब्याज इतना है, 4 वर्षों के लिए निवेश किया, 3/7 राशि 7% पर, तो मैं टोटल राशि 35 मान लूं। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका जब 3/7 निकालूंगा ना तो 15 आ जाएगा, 15 रेशो। और कितने पर आ रही है? 7% पर। 2/5 निकालूंगा तो 14 आ जाएगा, 9% पर। और शेष कितना बच रहा है? 29 और 6 35, 11% पर। तो कुल मिलाकर ये हो गया 15 7 105, 14 नम्मा 126 और 66, 6 और 6 12 और 5 17, 9 297%। कुल ब्याज कितना है? 297% इज इक्वल टू
1188 100% निकालना बहुत आवश्यक। 9 और 7 16 और 2 18 और 8 और 8 16 और 2 18, ये चला जाएगा 9 से। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9 बचे 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 33 से चला जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। तो कुल निवेश की ये राशि कितनी है? कुल निवेश की गई राशि, अच्छा भाई 4 साल का हो रहा है ये, तो मामला सेट हो गया 1000, तो 35,000 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? 4 साल का और था वो, तो 4 साल भी तो लेना जरूरी था ना ब्याज के साथ में। हाँ 4 साल भी तो लिया है, इसलिए तो लिया 4 साल ब्याज के साथ में। अगला करिए। सर 100% निकालने के बाद भी 35 इंटू, अरे 100% का मतलब होता है 1 हाँ 1 तो करेंगे ना काम, 1 निकाल के 35 हमने जो माना है वो निकालना है। अब जैसे गगन ने 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2500 रुपए की राशि उधार ले ली 8% पर, उसने पहले वर्ष के अंत में 1000 और दूसरे साल के अंत में 500 रुपए का भुगतान किया, तो 4 साल के अंत में उस अपना बकाया चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा 4 साल के अंत में? तो देखो 8% चक्रवर्ती आ गया भाई, चक्रवर्ती आ गया यहां पर। गगन बोरा अमाउंट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2500 रुपए उधार लिए, पहले साल के अंत में 1000 रुपए चुकाने हैं और दूसरे साल के अंत में 500 रुपए चुकाने हैं, तो 4 साल के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, गलती से डल गया होगा। 4000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए, 2 साल बाद इतना चुका दिया, हाँ ये सही है। अगला करिए आप, 155 करिए, 154 लास्ट में करेंगे, ठीक है। हम्म 155 करो। पंकज 4000 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार ले लेता है, 2 साल के बाद 2500 रुपए चुकाता है और 5वें साल के अंत में 2500 रुपए चुका देता है, अपना हिसाब चुकता कर देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखो दिमाग से। देखो क्या हुआ, आपने बैंक से 4000 रुपए उधार ले लिए, लेकिन आपने बैंक को चुकाए कितने? पढ़कर बताओ, चुकाए कितने? तो सर 2500 तो एक बार चुकाए थे और 2500 एक बार चुकाए थे, तो आपने कुल बैंक को चुका कितने दिए? 1000 रुपए चुका दिए ना, सॉरी 5000 रुपए चुका दिए ना। हाँ तो आपने 5000 रुपए चुका दिए, तो 4000 रुपए उधार ले लिए, तो बैंक ने आपसे कुल मिलाकर ब्याज कितना ले लिया? कैसे भी करके 1000 रुपए ब्याज ले लिया। अब ये 1000 रुपए ब्याज कैसे बना होगा? जब आप 4000 रुपए उधार लेके गए थे तो 4000 रुपए पर ब्याज शुरू हो गया होगा, आपने 2 साल में अरेंजमेंट कर दिया, 2 साल तक ब्याज चला, उस पर्टिकुलर दर पर चला जिस दर पर बैंक ने आपको उधारी दी, ठीक है। अब आपने 2 साल बाद 2500 रुपए चुका दिए, तो 1500 रुपए तो बचे। अब बाकी के 3 साल तक, क्योंकि 5 साल के अंत में चुका रहे हो ना, 3 साल तक उसी दर पर आपके 1500 पर ब्याज चला, और जो टोटल ब्याज था वो 1000 रुपए बना। बात समझ में आ गई हो तो बता दो, नहीं आई है तो फिर दोबारा से बता देंगे, इसी चीज को एक्सप्लेन करने कर देंगे। हमारा क्या है, 80R और प्लस 45R, तो ये हो गया सर 125R, तो R बराबर हो गया 8। क्लियर? जिस जिसको समझ में आ गया हो वो एक बार बता दे कि भाई सर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप जब पैसा चुका रहे हो बीच में तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट लगते हैं। सर रेलवे वाला बुक वो पढ़ाएंगे भाई, है ना, रेलवे वाली बुक का जब अपना वैकेंसी आ जाएगी, उस वैकेंसी के बाद इतने आप इस बुक को थोड़ा बहुत देख चुके होंगे, फिर उसके बाद इस बुक से फिर हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लो, समय आने दो, मैं सब समय के हिसाब से काम करवाता हूं। अभी आपका वो सही समय नहीं है कि जब बुक को करवा दिया जाए,
बुक करने का भी सही समय आएगा, उस टाइम करेंगे बुक को, है ना। आप टेंशन क्यों लेते हो सर? अभी किसी को डाउट है तो बोलो सर। 1500 इंटू 3 वाला बताइए। दोस्त 2 साल बाद उसने पैसे चुका दिए ना 2500। तो अब ये बताओ आप कि आप किसी से उधार लेकर आए हो, ठीक है, आपने 2 साल बाद कुछ पैसे चुका दिए, तो अब आप पहले वाले धन पर ब्याज थोड़ी लगाओगे। आप उससे क्या कहोगे, भाई जो मैंने 2500 रुपए 2 साल बाद चुकाए हैं, अब मेरा जो अगले ब्याज लगना चाहिए वो 1500 पर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2500 तो मैं दे चुका हूं ना तेरे को, अब 1500 पर ब्याज चलेगा। और 5 साल के अंत में अगला पैसा आप चुका रहे हो तो 3 साल तक ब्याज चलेगा उसी दर पर। सर इंस्टॉलमेंट टाइप की, सर इंस्टॉलमेंट नहीं है ये, इंस्टॉलमेंट तो अलग चीज होती है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है। आप लोगों को उसी तरीके से करना है जैसा मैंने अभी सिखाया था, आराम से करना, थोड़ा स्लो करोगे मुझे पता है, क्योंकि नया कंसेप्ट है, सीख रहे हो अभी आप। सुमन ने साधारण ब्याज पर बैंक बैंक से 6000 रुपए का कर्ज लिया। 4 साल के बाद उसने बैंक को 3200 रुपए दिए और वह अगले 3 साल में इतने रुपए देकर अपना बकाया चुकता करता है। ऐसा है। अभी आपने खुद ने किया ना, टाइम लगा आपको, 2-2.5 मिनट लगे, बट आंसर आप सबके आ रहे हैं। मेरे को ये खुशी मिलती है। अब ये खुशी बच्चा नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको बस अपने दिमाग में टेंशन ही टेंशन चल रही है। अरे भाई साहब, जब तुम 6000 रुपए उधार ले रहे हो, आप 3201 और 4258 रुपए देकर चुकता कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि बैंक को आपने कितना रुपया एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो 1458 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये क्यों कर दिया? क्योंकि पहले 6000 रुपए पर उस 4 साल के पश्चात आपका 4 साल तक तो यही ब्याज लगता आया है, 4 साल तक उसी दर से ब्याज लगता आया है। अब जब आपने 4 साल के बाद 3200 रुपए चुका दिए हैं, तो ब्याज किस पर लगेगा? 2800 रुपए पर लगेगा। और 2800 रुपए पर बाकी के कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए लगेगा, R/100। तो आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं, बट आदमी के दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती रहती है, उस वजह से आप नहीं सीख पाते हो। 240 और 84, तो 4, 8 और 4 12, 324 R। तो R बराबर कितना हो रहा है? 1458
और 324। अब मैं 9 से काट रहा हूं, देखो सर आपको कैसे पता लगा? अंकों का योग 9 से डिविजिबल आ रहा है इसलिए। तो 9 एकम 9 और 5, 9 छीकी 54, 9 दूनी 18 और इधर 9 ले लिया लो और इधर 324 है। तो डायरेक्टली देखो ये 2 बार कट गया, 4.5% आंसर आ गया। ऐसा होता है सर। ज्वाइंट क्लास का स्केड्यूल क्या रहेगा? सुंदर बताया जा चुका है, आप बैच में जाओगे तो वहां मिल जाएगा आपको, टाइम टेबल लगा हुआ मिल जाएगा, है ना, वहां पे जाकर देखो। सिंपल लॉजिक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इतने रुपए की राशि इस तरह से निवेश करता है कि अलग अलग वर्षों में समान ब्याज मिलता है, तो बताओ। एक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्री और अपनी पत्नी के नाम पर इतने रुपए की राशि इस तरह से निवेश करता है कि ब्याज बराबर है और रेट इतनी है, तो मैं कह सकता हूं अगर प्रिंसिपल ये आपका पुत्र का है तो ये 15% पुत्र को मिल रहा P1 और 20% आपके पुत्री को मिल रहा है और 25% आपके 30 पत्नी को मिल रहा है, मान लो। तो 5 से काटा 3P1, 4P2, 5P3, तो भैया कितना हो गया देखिए, 60 है। तो P1, P2 और P3 का जो रेशो आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 3 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे 15 बार और 5 से काटेंगे कितनी बार? 12 बार। तो कुल मिलाकर कितना आ गया भैया? 27 और 20, 47 रेशो। और 47 रेशो की जो राशि है वो 58,750 में बांटी जा रही है। तो पत्नी को कितना मिलेगा देखते हैं बॉस, पत्नी को कितना देकर जाता है वो। 1 से काटा हमने, 47 एकम 47, तो 58 में से 47 चले गए, तो बॉस बच गए कितने? 117। अब 47 इंटू 3 तो नहीं कर सकते, 2 आएगा 94। 94, अब 94 अगर आप इसमें से घटाओगे तो ये आ गया 3 और ये 23, 235। अब 47 इंटू 5 हो सकता है, बिल्कुल हो भी रहा है। तो आंसर आ गया 1 रेशो बराबर 1250। अब P3 पत्नी का था, 12 से गुणा कर दिया, तो इस 1250 को आप लिख सकते हो 2500 बटे 2, यानी कि 25 की 150, 15,000 रुपए वाइफ को मिलेंगे। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना भाई साहब? ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी आप, मैं मतलब मैंने आज तक का रिकॉर्ड है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना डीपली कभी नहीं पढ़ाया मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि कितना टाइम, आज 10 लेक्चर हो गए केवल सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। अभी तो 1 लेक्चर और लगेगा इसमें जो अपन इंस्टॉलमेंट करेंगे अभी तो। लेकिन मजा आता है क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी और इतने क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, अब आपका ये संतुष्टि मैं दे सकता हूं आपको कि आपका पेपर कोई भी हो, क्लास में से क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। सर P1 P2 तो कैसे आया? ये मान लिया ना यार, तुम तो बेवकूफ हो यार पूनम, बहुत बेवकूफ लड़की हो यार। मतलब तुम इतना बेवकूफ आदमी कोई कैसे हो सकता है, मेरे को यही समझ में नहीं आया, और आप इतनी बेवकूफ हो यार। P1 P2 P3 कैसे आया? अरे भाई पुत्र पुत्री और पत्नी को मान लिया P1 P2 P3। अब मैं लिखूंगा थोड़ी ना वो चीज यार। P1 P2 P3 आपको पता है यार, रेट उसी की ले रहे हैं सर, तो बस कॉमन सेंस कहां चला गया तुम्हारा यार?
और तुम इतनी बेवकूफी को तो डाउट समझती हो कि यार मैंने डाउट पूछ लिया, आज देखो सर से। डाउट थोड़ी होता है। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 50,000 रुपए छोड़ दिए जाते हैं कि भाई ट्रस्ट को दे दिए कि आप बच्चे को दे देना। 10% की दर पर निवेश किया जाता है। अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए 1,500 रुपए हर साल दिए जाते हैं लास्ट में, प्रति वर्ष के अंत में, है ना। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। तो 18 वर्ष की उम्र होने तक कितनी राशि सौंपी जाएगी? देखो भैया, 50,000 रुपए की राशि है, 12 साल का था, 18 साल का है, 6 साल का तो ब्याज लगेगा, 10% की दर पर लगेगा। 3,000 30,000, तो 30,000 रुपये हो गया। लो, ब्याज ही ब्याज 30,000 रुपये हो गया। सोचो, अब टोटल 80,000 रुपये लेके जाता, वो लेकर जाता तो, लेकिन नहीं लेकर गया ना। 80,000 रुपये लेकर जाता, लेकिन 1,500 रुपये का खर्चा दे रहा है हर साल। तो कितने साल तक? 6 साल तक। और 500 रुपये अलग से, यानी कि 2,000 रुपये 6 साल तक चलते रहे। 12,000 रुपये इसमें से उड़ा दो तो आपको 68,000 रुपये वो पकड़ा देंगे। बोले यार 68,000 रुपये लो और मस्त रहो, क्योंकि आपका इतना इतना खर्चा लग गया। क्लियर है? चलिए अगला करेंगे। सेम इसी तरह का प्रश्न है, लगाइए दिमाग, लगा दो दिमाग यार। एक व्यक्ति द्वारा इतने रुपए की राशि 15 वर्ष और 13 वर्ष के दो पुत्रों में वितरित की जाती है। दोनों अपना हिस्सा 10% की दर से साधन ब्याज पर निवेश करते हैं। दोनों को 18 साल का आयु में प्राप्त होने वाली समान राशि प्राप्त होती है। मिश्र धन बराबर है। तो कहानी मैंने बताई थी ना कि भाई P1 है और इस P1 पर 15 वर्ष का है, 18 साल का होने के लिए 3 वर्ष का 10% की दर से ब्याज। तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं 130। P2 का उस P2 से और 5 साल का और 10% की दर से ब्याज, यानी कि 150 भी डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ता है ये सब, क्योंकि आपको पता है P1 और P2 कितना है। तो आप डायरेक्टली 130 भी इसको लिख सकते थे और डायरेक्टली इसको 150 भी लिख सकते थे, है ना भाई। हाँ हाँ भाई, P1 और P2 का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया भाई, क्योंकि राशि बराबर होनी है तो ये बात इसलिए आई है 15:13। तो 28 रेशो बराबर कितना आ रहा है सर? 145,600 आ रहा है। तो छोटे पुत्र का मूल हिस्सा क्या है वो भी बता देते हैं, रुक जाओ। छोटा पुत्र कहाँ है? ये वाला है। 13 वर्ष के 15 और 13, तो ये है छोटा वाला। तो 7 से काटा, 14 से काट लो, 14 एकम 14, 14 चौके 56। 2 रेशो बराबर ये आ रहा है। 1 रेशो बराबर हो जाएगा 52 और इसको 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 दूनी 26, इकाई अंक 6 वाला एक ही ऑप्शन। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है सारे, अच्छा लग रहा होगा आपको, मुझे पता है, बताओगे नहीं लेकिन। ठीक है, अब कल से इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स टाइम पर चीजें हुई हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी उड़ाना है, अभी उड़ा दो फटाफट, जल्दी उड़ाना। लेकिन 14 साल का है, 12 साल के 2 पुत्र हैं, 18 साल का होना है, तो इसका 4 साल का होगा और इसका 6 साल का होगा, और राशि बराबर मिले। और 4 साल का है तो 5 चौके 20, तो P1 को 120%, तो 20% तो ब्याज ही ब्याज आ रहा था ना, इसलिए अमाउंट निकालना है, 100 जोड़ दो।
और 6 साल का 6 पंजे 30, ये 130, फिर से वही वाली बात आ गई। P1 और P2 13 और 12 तो 25 बराबर 1,20,000। एक रेशो बराबर 48 100 है। और आपको छोटे वाले का निकालना है, 12 से गुणा कर दो, 12 8 96 576। इतना मस्त काम है। सिर्फ 5 सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा, तो 5 सब्जेक्ट ही तो होंगी, तो 50 सब्जेक्ट थोड़ी होंगी भाई सिर्फ। चलिए क्लियर है। अब कल से इंस्टॉलमेंट शुरू होगा, तो कल इंस्टॉलमेंट के लिए तैयार रहिए। इंस्टॉलमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है प्री इंस्टॉलमेंट और एक होता है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। सब बताएंगे कल, ठीक है। चलिए, हाँ, जिनके समझ में नहीं आ रहा वो घर पे दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि एक बार अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखोगे तो दोबारा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, 155 तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है ना, वो कैसे कर लोगे अभी आप जब पढ़ाया नहीं तो। चलिए, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कल, और फिर परसों से फिर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखो, मस्त पढ़ रहे हो आप, ऐसा कभी नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात, अपना जो नया बैच है उसको ज्वाइन कर लेना, जिसमें सारी की सारी चीजें हो जाएंगी और स्पीड भी ऐसी बनेगी, है ना। चलिए, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, टेक केयर, बाय बाय।